वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। जैसे कि आपने बताया था, बोला था कि हम अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और मैम अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, तो आज का जो है मैं क्लास लेकर आई हूँ अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन से। अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज लाइव क्लास में, और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे का सारा देखेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को तो मैं आप लोगों को जैसे बोलती हूँ भाई कि डिस्क्रिप्टिव करके जाया करो, डिस्क्रिप्टिव करके जाया करो, वही है। जस्ट लाइक प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में कैसे पूछेगा, और फिर उसके बाद से आप लोगों का किस तरह का रिएक्शन रहेगा और किस तरह के आप लोगों के रहेंगे वो भी पता चल जाएगा, है ना। गुड इवनिंग रूबी, रितु, दीपशिखा, गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग। सो अंडरस्टैंडिंग के साथ आज प्रिंस, गुड इवनिंग, सुनील, सरिता, पूजा, रचना, ओनली एजुकेशन, गुड इवनिंग एवरीवन, आकांक्षा। चलो, तो आज का हम जो करने वाले हैं, गुड इवनिंग जय, सपना, सबका नाम मैं ले रही हूँ, है ना, संध्या, प्राची, सुनील, निगार, वर्षु, अंजनी। हाँ बिल्कुल मनीषा, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। कंटेम्प्रेरी का आंसर की क्वेश्चन तो मुझे मिले, क्वेश्चन पेपर आएगा मेरे पास तो मैं आप लोगों को जरूर 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 भेज दूंगी। ठीक है, फिलहाल ये क्लास कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल आंसर की आप लोगों को शाम तक मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि है आपका, देखो अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में तो एक डिसिप्लिन वाला जो क्वेश्चन होता है अध्ययन का, वो आप लोग कर ही लेना, लेकिन जो एमसीक्यू बनेंगे वो आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेट करके बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जो है सभी सब्जेक्ट को किस तरह से समझे एंड पढ़ाएं। हर सब्जेक्ट का जो है अपना अपना कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, राइट। तो उन सारे क्वालिटीज को समझना और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना ही जो है इस बुक का मेन मकसद है। तो इसमें आपको वो सारी चीजें करनी पड़ती है। भाई साहब तो नाम ही है आपका ले लिया मैंने नाम। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विच सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू साइंस? सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय विज्ञान से बहुत निकटता से संबंधित है? सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का कौन सा वो सब्जेक्ट है जो साइंस से बहुत रिलेट करता है? आपके ऑप्शंस है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री। जल्दी से आंसर दे दो, और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन इसमें भी बहुत ज्यादा है तो हम सारा क्वेश्चन देखेंगे एंड देन उसके बाद मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो मैं आंसर की बनाना स्टार्ट कर दूंगी, है ना। तो ये हम कंप्लीट करते हैं पहले। इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दे दो। मनीषा यादव का क्वेश्चन आंसर आया है सबसे पहले ए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा रिलेट करता है साइंस से? सबसे पहला आंसर मनीषा का है, और ओनली एजुकेशन ने भी ए दिया है। सुनील का 3 है, ओके 3, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस। ओके, अंजनी ने ए दिया है, संजू का भी ए है, ओनली एजुकेशन ए है, प्रिंस का भी ए है, एंड सरिता का 3 है, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस है। सुमन ने भी ए दिया है, प्राची का ए है, निगार का ए है। कि सी और ए में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? इसका आंसर ए नंबर है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है साइंस से ज्यादा रिलेट करता है। वो तो मतलब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में मे भी कंफ्यूजन आप कर सकते थे, बट ज्योग्राफी का तो पूरा क्लियर है कि वो जो है साइंस से रिलेट करता है, चाहे आप मैप देखने में करो, ग्लोब देखने में करो, मतलब हर तरह से देखोगे तो आपको उसमें साइंस का टच दिखाई ही देगा।
हाँ, ज्योग्राफिकल चीजों को भी अगर हम समझने का जो कोशिश करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक सोच की वजह से करते हैं, तो ज्योग्राफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है या फिर ज्यादा जो है करीब है साइंस के, बाकी कंपेयर टू ऑल सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस तो बिल्कुल नहीं, साइंस लिखा हुआ है तो मत जाओ। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति से रिलेटेड है, राजनीति में तो कोई साइंस नहीं काम आता है भाई, राजनीति में तो कोई सब्जेक्ट ही काम नहीं आता है, जो आप आगे सोच लिए या फिर कर लिए वही आपका सही हो गया आजकल के अकॉर्डिंग। बट पॉलिटिकल साइंस नहीं है, साइंस की वजह से मत रिलेट करना, नाम की वजह से ज्योग्राफी होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पर, बाय स्टडिंग साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेवलप इन चाइल्ड। विज्ञान का अध्ययन करने से निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में विकसित होगा। साइंस को अध्ययन, अब वो ये मत समझना कि मैम ये साइंस का क्वेश्चन है क्या, नहीं, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आपका साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो है ज्योग्राफी से, आपका एसएसटी से रिलेटेड, आपका हिंदी से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिशा का है कि 5 के रात में जो है टिकट था प्रयागराज से, बताओ अब ये सब का पैसा कौन देगा, देगी क्या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी देगी, कुछ नहीं करेगी। चलो आप निकले तो नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट तो वहां पहुंच चुके थे, रूम ले लिए थे, दूसरी जगह से गए थे, तो फिर वो सारा उनको कैंसिल करना पड़ा। ओके, इसका आंसर दे दो कि विज्ञान का अध्ययन करने से निम्नलिखित में से बच्चे में कौन सा विकसित होगा। साइंटिफिक टेम्पर एंड लॉजिकल थिंकिंग, वैज्ञानिक स्वभाव और तार्किक सोच, या सोशिएटल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान, बिहेवियरल नॉलेज, या फिर इमोशनल क्वोशेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एकदम क्लियर है आप लोगों का, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाते हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ ये डिफिकल्ट नहीं है, बाकी सारे आपके पेपर से इन्फ्लुएंस रहता है अंडरस्टैंडिंग, तो वहां से आपको जो है हेल्प मिल जाएगा। जाहिर सी बात है ए नंबर होगा ना, साइंटिफिक टेम्पर एंड लॉजिकल थिंकिंग। साइंस क्या बोलता है, जो भी आप सोचो या करो तो वो उसके में लॉजिक होना चाहिए। अंधविश्वास या विदाउट लॉजिक वाली चीजों पे साइंस बिलीव नहीं करता है, तो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनके अंदर क्या डेवलप होगा, यही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है गलत है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस इसमें से गलत है। बिल्कुल चिराग, मैं उसका जो है आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। पेपर कैसा हुआ है, क्वेश्चन कैसा था चिराग। ओके, इसमें आपका ऑप्शंस है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण का अध्ययन हमें पर्यावरण को समझने और महत्व देने में सक्षम बनाता है। इसमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है वो बताना, ठीक है, पहला ये। दूसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच देता है। विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल एंड रचनात्मक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग देता है। तीसरा बोल रहा है कि पर्यावरण मानव और उसके अस्तित्व से संबंधित है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन विज्ञान में शामिल नहीं है। ये जो है मानव अस्तित्व से संबंधित है, इसीलिए इसको साइंस में जो है शामिल नहीं किया गया है, ये बोल रहा है। आपका फोर्थ नंबर है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इट आल्सो हेल्प्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पर्यावरण का अध्ययन अंतर विषय है और यह संसाधनों के प्रबंधन में भी मदद करता है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, आपको रॉन्ग बताना है। अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब देखो, सी सब लोग बोल रहे हैं कि मैम सी नंबर जो है रॉन्ग लग रहा है, राइट। सब कुछ सी लग रहा है ना, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पर्यावरण जो है, क्या बोल रहे भाई, मैम आज वाला पेपर के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, क्यों, क्वेश्चन कैसा था। पर्यावरण मानव और उसके अस्तित्व से संबंधित है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन विज्ञान में शामिल नहीं है। ऐसा इस तरह से अगर लिखा जा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है।
अवध यूनिवर्सिटी का मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता है। आज सेकेंड ईयर का मैराथन क्लास है और कल हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का मैराथन कंप्लीट किया है। तो अल्टरनेट करके होगा, 8 बजे रात में मैराथन चल रहा है। एक दिन फर्स्ट ईयर का होगा, एक दिन सेकेंड ईयर का होगा। तो आज सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आप लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है, एनवायरमेंट वाला, वही होगा, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट 44, इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन्वायरमेंट जो है इनमें से कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करेगा? ज्योग्राफी से, एटमॉस्फेयर से, फिर उसके बाद हाइड्रोलॉजी से, या ऑल ऑफ द एबव? भू विज्ञान से, वायुमंडल से, जल विज्ञान से, या ऑल ऑफ द एबव से? आप बता दो। आज सेकेंड ईयर का अवध का क्वेश्चन होगा, सेकेंड ईयर का होगा। चलो 44 का जल्दी से बताओ। इजी है वैसे, डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं दे दूंगी इसके बाद, ये क्लास के बाद। डी आ गया है मनीषा का, और बंदगी का 4 है, ओनली एजुकेशन डी है, डी है, हाँ ऑफ कोर्स डी है। सभी को तो हम इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण में भू विज्ञान भी आता है, वायुमंडल भी रहता है, जल विज्ञान भी रहता है, तीनों चीजें हैं। चलो नेक्स्ट है 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए राजनीतिक फैसला। राजनीतिक फैसला जो है पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। दूसरा है प्रकृति वैज्ञानिक द्वारा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है संसाधन प्रबंधन का पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद है पर्यावरण का क्षरण कई प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है। बताओ इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, 45 नंबर है, या फिर आप इसको बोलो तो आपका 5 नंबर है। आज एग्जाम दमदार गया, चलो वेरी गुड विजेंद्र। क्षमा का अच्छा नहीं हुआ है। बी सी सब कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बता देना है इसमें। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, हिंदी में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश देख लो। रिसोर्स मैनेजमेंट हैव नॉट मच इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। बोल रहा है कि संसाधन प्रबंधन का पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। हम जब अगर रिसोर्सेस हमारे पास जो हैं, अगर हम उसको सही तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो है इन्वायरमेंट अच्छा होगा, और उसको हम अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा। जो भी रिसोर्सेस हमें मिले हैं, या फिर हमारे रिसोर्सेस को जो भी मैनेज करने के लिए जो लोग रखा गया है, इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर है। इनकरेक्ट बोल रहा है, यही होगा 3 नंबर। ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग 3 सी ही दे रहे थे, वैसे कुछ लोग ही बी दिए थे। एनीवेज 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से ये इनकरेक्ट करके ये क्वेश्चन आया है। संसाधन प्रबंधन पर्यावरण संसाधनों को बनाए रखने में मदद करेगा, यानी रिसोर्सेस मैनेजमेंट विल हेल्प इन मेंटेनिंग एनवायरमेंट रिसोर्सेस। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण क्षरण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, यानी कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैन इंपैक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा ठीक है, एनवायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता पैदा कर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। 3 नंबर। चौथा है एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट इज इकोनॉमिकल एंड इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। पर्यावरण सुधार एक किफायती और तात्कालिक परिणाम है जो निवेश का उत्पादन करता है। अब बताओ इसमें से कौन सा गलत है? पूरा चारों का ऑप्शन देख लिया आपने, सुन लिया, अब इसमें से आप बता दो कि गलत कौन सा है। एकदम क्लियर है ये, पढ़ने पे हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर आपको मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें गलत है। 46 का इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। यस, डी नंबर, वेरी गुड। सब लोग, मोस्ट ऑफ लोग डी दे रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि ये निवेश का उत्पादन करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का उत्पादन करता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये इसका डी नंबर हो गया। आइए 47, Which one of the following statement does not describe geography? ज्योग्राफी को इसमें से कौन डिस्क्राइब नहीं करता है?
तो पहला है एक एकीकृत अनुशासन है, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है ज्योग्राफी, या तीसरा है सब्जेक्ट टू ड्यूलिज्म यानी दैत्ववाद के अधीन है, और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। मतलब कि ज्योग्राफी जो है नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से ज्योग्राफी जो है रिलेट नहीं करता है अभी के टाइम में। अभी बताओ, अजय का भी अच्छा पेपर आया है, गुड, अच्छा पेपर गया। अच्छा 2022 योगा की थीम आई थी भाई, यानी करेंट से भी क्वेश्चन दे दिया था। बताओ इस तरह के क्वेश्चन, मतलब सिलेबस का तो कोई माँ बाप ही नहीं है, सोच लो कि सिलेबस से क्या मतलब है। फिर कंटेम्प्रेरी आप दे रहे हो और 2022 का आपका सिलेबस उसमें दिया गया है क्या? कुछ भी है अभी, यही इसीलिए मैं आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को करवा के रखी थी। डी नंबर लग रहा है ना, बिल्कुल पेपर हो गया अजय, अच्छा हुआ है, गुड। प्रौद्योगिकी के विकास में कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। जैसे ये बोल रहा है कि ज्योग्राफी जो है रिलेट। मैम आज हम लोग का चलेगा क्लास ना बीएड सेकेंड ईयर का, प्लीज बताओ। हाँ जी बिल्कुल सुमन, आज आप लोग का 8 बजे क्लास रहेगा और पेपर 1 का रहेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे कि हमारे मार्क्स कहाँ से कैसे कैसे आएंगे और उस तरह से हम उसको क्लास को करेंगे। मोस्ट ऑफ का पेपर अच्छा गया है, राहुल भी बोल रहे कि अच्छा गया है ना? नहीं ठीक है, बट आउट ऑफ सिलेबस पूछने का कोई मतलब नहीं है ना। अब मान लो योगा के बारे में और ये सब के बारे में अवेयर रहते हो, करंट स्टेटस से आप देखते रहते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता तो मैम एक मंडल आयोग से भी क्वेश्चन था, वाह। उन लोग को बोल दो कि सिलेबस बनाना ही बंद कर दे, जैसे ही वो लोग देते रहे। मैं क्वेश्चन देखूंगी तब, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ क्वेश्चन देखने के लिए। एनीवेज चलो 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? भौगोलिक जानकारी यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है? ट्रेवलर्स अकाउंट्स यात्री के खाते, ओल्ड मैप, सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, चंद्रमा से चट्टान सामग्री के नमूने, या एंशिएंट एपिक्स यानी कि प्राचीन महाकाव्य। इसमें आपको अच्छे से सोच समझ करके देना कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें चारों में से कौन सा होगा? इसमें गलत नहीं होना चाहिए। शालिनी ए बोल रही है, मुझे पता था इसमें रॉन्ग करोगे आप लोग, मैं इसीलिए बोल रही हूं, इसको सोच समझ के दो, सोच समझ के दो। ये गलत जा रहा है, ए नंबर जो भी दे रहे हैं सबका गलत है। ये गलत है। बोल रहा है कि हमें ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन जो है किन किन इनमें से कौन से सोर्सेस से जो है नहीं मिलता है, बाकी सबसे मिलता है, किससे नहीं मिलता है वो बताना है। आगे ना डी पे, यस डी है। एंशिएंट एपिक क्या होता है? प्राचीन महाकाव्य। ज्योग्राफी के बारे में क्या जान लोगे उससे? आप हिस्ट्री जानोगे ना। जो भी महाकाव्य हैं हमारे एंशिएंट वाले, उससे हमें ज्योग्राफी के बारे में तो पता नहीं चलता है। पर अब हम अगर ऑप्शंस देख रहे हैं तो ट्रेवलर्स अकाउंट यानी यात्री के खाते से, अगर कोई जो है कहीं पे जाके ट्रेवलिंग कर रहा है तो उससे हमें पता चलेगा भाई कि वो कहाँ जा रहा है, फोटो ले रहा है, पिक्चर क्लिक कर रहा है, ये सब से पता चलेगा। मैप से बिल्कुल पता चलता है। फिर हो जाता है कि चंद्रमा से चट्टान सामग्री के नमूने, ये तो बिल्कुल ही ज्योग्राफी को ही रिलेट कर रहा है। ये नहीं होगा, मैं बोल रही हूं। आंसर आपका डी नंबर होगा। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ए से जो है हमें सोर्सेस मिलते हैं, ये इससे जो है हमें ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आपका आंसर कौन सा है? डी नंबर है। ए नहीं होगा बाबू अर्चना, डी नंबर होगा। 49 Which one of the following is the most important factor in the interaction between people and the environment? Environment and people के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है आपका? हाँ, 2 महाकाव्य हैं, तो इन 2 महाकाव्य से हमें, चलो ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धि, लोगों की धारणा,
टेक्नोलॉजी, मानव भाईचारा। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोगों और पर्यावरण यानी कि जितने भी लोग रहते हैं, पीपल हैं एंड पर्यावरण, तो इसमें जो है कौन सा जो है फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मानव बुद्धि यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, पीपल्स परसेप्शन लोगों की धारणा, टेक्नोलॉजी या मानव भाईचारा। ऑप्शंस, एक क्वेश्चन 3 बार था तो उसमें एक का ही मिलेगा, नंबर मिलेगा ये, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 ही थे, तो ये उनका मिस्टेक है। तीनों क्वेश्चन तीनों लाइन से कर देते तो पूरा मार्क्स उसी में मिल जाता। 50 तो आप करोगे ना सीक्वेंस से, तो क्या कर, देखो इसमें आदमियों का काम नहीं है, इसमें इंसानों का काम नहीं होगा। इंसान ना ही आपको मार्क्स देने में मदद कर सकते हैं, ना ही काटने में। और अगर वो क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन था तो 1 to 50 करके था ना, जितने भी बीच में, अगर तीनों में आप वही टिक करते, कंप्यूटर आपको जो है मार्क्स दिखा देगा। ये नहीं दिखाएगा कि ये 75 वाला क्वेश्चन सेम था सेकंड में या 11 में, वो तीनों पे नंबर मिल जाता। ठीक है, अभी आपने किया तो होगा, क्वेश्चन तो इजी था, या आप लोग बोल रहे अच्छा गया तो देखूंगी मैं। इसमें बोल रहा है ना कि हम जो इंसान हैं, हम पर्यावरण से यानी एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, इनमें से कौन से सोर्सेस से जो है हम सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, कौन सी चीजों से जो है हमें पर्यावरण से ज्यादा कनेक्ट करती है। तो मानव बुद्धि यानी कि हमारा दिमाग जो है हमारे एनवायरनमेंट से हमें ज्यादा कनेक्ट करता है, या लोगों की धारणा, पर्यावरण का मतलब एनवायरनमेंट, ये हमारा सराउंडिंग, इसमें रहने वाले लोग, इसमें के नेचर, इसमें सभी चीजें, तो इसमें हम अपने दिमाग से कनेक्ट कर पाते हैं, या फिर हम जो है लोगों की सोच से जो हमारी धारणा बनी हुई है उससे कनेक्ट करते हैं, या टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, किसके, या मानव भाईचारा के थ्रू करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम तो चल ही रही है भाई, अभी बहुत ही खराब चल रहा है वेदर। चलो इसका आंसर मैं आपको बता दी, डी होगा, ह्यूमन ब्रदरहुड। अगर हमारे अंदर भाईचारा है, भाईचारा का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर काइंडनेस है, हमारे अंदर दया है, भाव है, तो हम लोग जो है हर किसी से कनेक्ट करेंगे, चाहे वो हमारा नेचर हो जाए, चाहे हमारे सराउंडिंग में रहने वाले लोग हो जाए, तो हमारा कनेक्शन जो है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन ब्रदरहुड है ये इमोशन से रिलेट करता है, और जब हम किसी के साथ रिलेशन में आएंगे, जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे बातचीत में, यहाँ पे बातचीत भी लिखा हुआ है, तो अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर वो काइंडनेस, वो ब्रदरहुड होगा, तभी हम कर पाएंगे, राइट। तो इसका आंसर डी नंबर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, Which one of the following is not an approach in human geography? Human geography में जो है इसमें से कौन सा अप्रोच नहीं है, मानव भूगोल में एक दृष्टिकोण नहीं है, कौन सा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपके एरियल डिफरेंशिएशन यानी एरियल भेदभाव, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्थानिक संगठन, क्वांटिटिव रिवैल्यूएशन यानी मात्रात्मक क्रांति, या एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अन्वेषण और विवरण। अब बताओ इसमें से। ज्ञान आयोग से क्या उसका अध्यक्ष पूछा था? अच्छा, मतलब कंटेम्प्रेरी थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था, है ना। देखते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर होगा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को अभी कंप्लीट करना है इसको, और उसके बाद से आप लोगों का पेपर भी देखना है। 51 है, टू विच कंट्री डज LNC सैंपल बिलोंग? LNC सैंपल किस देश के से संबंधित है? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड? एग्जाम तो अब 15 सितंबर के बाद ही रखो, डेट शीट आएगा, अभी तो फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म भरवाने के बाद ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ पता नहीं क्या करेगी। फॉर्म भरवाने के बाद ये यूनिवर्सिटी अभी आप लोगों के साथ और क्या क्या करने वाली है पता नहीं।
ठीक है, इसका आपका है 51 में कि LNC सैंपल किस देश से संबंधित है, यूएसए से, फ्रांस से, जर्मनी से या इंग्लैंड से। ये सारे क्वेश्चन जो है ए नंबर होगा यूएसए से। जब वो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में भी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन डाल दे। विच जियोग्राफर आउट ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फ्रांस, इसमें से कौन से जो भूगोलवेता है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अभी हमने जो देखा सैंपल का था वो यूएसए से थे, तो ये ऑप्शंस तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। फिर है आपका हंटिंगटन है, वाइडल डे है या फिर तिरवत्रा है। बताओ कौन सा होगा, कौन सा फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जो इसमें जियोग्राफर हैं, सभी जियोग्राफर का नाम दिया गया है, तो फ्रांस से कौन बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा नाम के ऊपर अगर जाओगे तो पता चल जाएगा। वाइडल डे ला बिलेचे, जो फ्रांस का जो है एक्सेंट उसके अकॉर्डिंग। सो इसका आंसर नंबर 52 का बी। 53, भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल या सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ब्रांच है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इन चारों में से ऑप्शंस आप एक चूज कर लो। ठीक है, बता दो 53 का। मैं बता देती हूं इसका आंसर आप लोगों का जो है फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा, सी नंबर। फिजिकल ज्योग्राफी जो है भौतिक भूगोल, ये ज्यादातर जगहों से रिलेट करता है, तो इसमें मानव से रिलेशन नहीं है। जनसंख्या भूगोल में जाहिर सी बात है ह्यूमन का ही आपको काउंटिंग करना पड़ता है। आर्थिक भूगोल भी ये मानव से ही इन्फ्लुएंस होता है, अगर आबादी बढ़ी तो फिर वो आर्थिक स्थिति पे इंपैक्ट डालेगा। सामाजिक भूगोल भी कहीं ना कहीं इंसान से ही होता है, समाज इंसान से बनता है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कि हम लोग जगहों से, प्लेस से जो है रिलेट करते हैं, तो ये मानव से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर सी नंबर। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में ऐसा क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो टोटली पूरा ज्योग्राफी है, आप लोग का साइंस से, हिंदी से, उससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। 54 नंबर आपका है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जियोग्राफर विडाल डे ला ब्लाचे द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। नियतिवाद, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, आप लोग मतलब ज्यादा कमेंटबाजी करोगे इस तरह से तो यही होगा। फिर मैं ये बंद कर दे रही हूं, फिर आप लोग खुद से ही कंप्लीट कर लो। अंडरस्टैंडिंग में जल्दी करवाती नहीं हूं, आप लोग को पता है, क्योंकि इसका हम लोगों ने क्लास नहीं किया हुआ रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन आप लोग की वजह से मैं लेकर आई हूं, और फिर उसके बाद से आप लोगों का ये सब स्टार्ट हो जाता है। जिसको नहीं क्लास करना है प्लीज आप यहां से चले जाएं, अभी क्लास हो रहा है, और जिसको क्लास करना है शांति से क्लास करें। फॉर्म उन लोगों से भराएगा नगमा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। इनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उन लोगों से एप्लीकेशन मांगा गया है 8 तारीख तक। वो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद से उनका फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो उन लोगों से, आप लोगों का इससे कोई लेना देना, सब इन शॉर्ट समझ लो कि वो टाइम खींच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर हाँ जी, डेली क्लास 4 बजे होती है। तो देखो 54 का आंसर आप लोग बता दो, या फिर मैं दूं और उसके बाद मैं निकली यहां से। यही बात है वर्षा, आप लोगों की वजह से ही क्लास होता है और ये लोग अपना ड्रामा करते रहते हैं। अभी मेरा ज्यादा फोकस जो है कंटेम्प्रेरी के क्वेश्चन पे है कि उसमें पता नहीं क्या आया होगा। चलो, इनका आंसर जो है 54 का आपका बी नंबर हो जाएगा। वो आप लोगों को ये 54 का आंसर बी नंबर है। Okay, now next one 55. Which element is not a part of the physical environment? कौन सा तत्व भौतिक वातावरण का हिस्सा नहीं है? क्लाइमेट, रिलीफ, एग्रीकल्चर और वाटर। मतलब क्लाइमेट जलवायु, रिलीफ राहत, एग्रीकल्चर कृषि, वाटर पानी। बताओ कौन सा जो है
कौन सा जो है आप लोग का फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? जल्दी बता दो। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ध्यान से समझना, भौतिक वातावरण की बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है? ठीक है, नगमा आप लोगों से मतलब नहीं है, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए चाहे कोई भी कॉलेज के हो, उनका अगर फॉर्म नहीं फिल करवाया गया तो उनको लास्ट चांस मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। इसका आंसर जो है सी नंबर होगा, एग्रीकल्चर। क्लाइमेट डेफिनेटली जो है रिलेट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट से, रिलीफ भी है एंड वाटर भी है। हाँ, एक सेकेंड, आप लोग ना मेरा दिमाग अब खराब कर रहे हो। इसका आंसर बी नंबर होगा, सी नहीं, बी नंबर, राहत, रिलीफ। यस, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राहत, बी नंबर। जिन्होंने बी दिया उनका राइट है। राहत जो है ये कोई भी क्लाइमेट से नहीं है, ये किसी ना किसी तरह से हम रिलीफ देते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो। आप समझ रहे हो, ये अलग ही वर्ड है तो जो कि हमारे भौतिक वातावरण से या क्लाइमेट से रिलेट नहीं करता। एग्रीकल्चर तो डिपेंड करता है, तो बिल्कुल करेगा। जलवायु होता ही है, वाटर होता ही है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर हो गया। ठीक है, जिन्होंने बी दिया है। नाउ अब आ जाओ 56। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? नौ निर्धारणवाद की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था? ग्रिफ्थ, टेलर, ब्लाचे, हटिंगटन और रिटर। इतना डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन आज का कंटेम्प्रेरी का पेपर जैसे ही लोग बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक ही सेट बना दिया अंडरस्टैंडिंग का। ये हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में दे दे। इसका आंसर जो है आपका ए नंबर होगा, ग्रिफ्थ टेलर। मुझे पता है ये सब क्वेश्चन आप लोग जो है तुक्का ही मारोगे। विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन? किस विषय को मातृ अनुशासन कहा जाता है? ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, हिस्ट्री को या पॉलिटिकल साइंस को? किस सब्जेक्ट को मातृ अनुशासन कहा जाता है? मदर डिसिप्लिन कौन से सब्जेक्ट को कहा जाता है? मैं तो क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगी, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ही करवा रही हूं अर्चना। ये सब ड्रामा इन लोगों का नहीं अच्छा लगता है। बताओ इसमें से कौन से इन चारों के में से, ऐसे है बहुत सारा। अगर विषय मातृ अनुशासन यानी कि मदर डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट की बात आ जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही डिसिप्लिन एंड रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन चारों के अकॉर्डिंग कौन चलता है? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, कौन सा इसमें से आएगा? रूल्स के अकॉर्डिंग, अनुशासन यानी कि जो है मदर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मातृ से रिलेटेड रहे वैसा। इसका आंसर होगा ए नंबर, ज्योग्राफी। यस, ज्योग्राफी, गुड। चलो, मोस्ट ऑफ लोग ए नंबर दिए हैं। विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कल्चरल इन्वायरमेंट? अब आप बताओ कि कल्चरल इन्वायरमेंट से कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? विलेज, गांव, टाउन, पोर्ट्स या क्लाइमेट? कौन सा जो है हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट के पार्ट इसमें से नहीं बनते हैं? गांव, शहर या फिर बंदरगाह या जलवायु? बहुत इजी है, जल्दी से दे दो इसका भी। इजी है ना 58 का? यस मनीषा, गुड, डी नंबर। सरिता ए क्यों बोल रही बाबू? कल्चर, जो गांव में कल्चर नहीं मिलता है क्या? गांव में संस्कृति नहीं पनपती है, संस्कृति नहीं होती है? एक्चुअल संस्कृति देखा जाए तो हमारे देश में तो गांव में ही है, शहरों में भी संस्कृति है, दोनों की कल्चर में डिफरेंसेस है लेकिन रहता है। पोर्ट्स यानी बंदरगाहों पे भी बिल्कुल रहता है। तो क्लाइमेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, जलवायु है ये, तो इससे लेना देना नहीं है। डी नंबर ऑड लग भी रहा है तो ये हो जाएगा ऑड। 59 विच कॉन्सेप्ट हेल्प टू डिस्कवर लाइफ? किस अवधारणा ने आग की खोज करने में मदद की? ठीक है, विच कॉन्सेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर? सॉरी, तो इसमें आपके ऑप्शन से गुरुत्वाकर्षण, रगर या डीएनए या फिर डायनेमिक्स, यानी कि ग्रेविटी, फ्रिक्शन, डीएनए या डायनेमिक्स यानी गतिशीलता। किसकी वजह से जो है आग की अवधारणा जो है, आग की खोज हुई? किस अवधारणा के बेस पे फायर का जो है इन्वेंट हुआ है? इसमें से 59 में से
इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी है। 59 का बी नंबर फ्रिक्शन। ओके, बी बी। ओ अंजनी ने डी दिया, क्यों भाई? रमा भी बी दे रही है, बी बी बी। यस, इसका आंसर बी होगा, फ्रिक्शन की वजह से। पत्थर रगड़ने वाला याद तो होगा ही, तो फ्रिक्शन की वजह से होता है ना। 60 आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ये। विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर? किस तत्व को मां प्रकृति कहा जाता है? फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट? कौन से इसमें से सब्जेक्ट या कौन से एलिमेंट को जो है मदर नेचर यानी मां प्रकृति कहा जाता है? फिजिकल इन्वायरमेंट को हम मां नेचर की मां कहते हैं या प्रकृति की मां कहते हैं, या कल्चरल को बोलते हैं, या पॉलिटिकल को बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल को बोलते हैं? बहुत इजी है ये। मतलब हम अपने किस चीज को मां, जो ये वर्ड है, उससे डेडिकेट करते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट को, कल्चरल इन्वायरमेंट को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को? कौन सा होगा? कल्चरल इन्वायरमेंट को मां बोलते हो? नहीं, 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 ए होगा फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? ये आसपास का जो नेचर है उसको हम प्रकृति को मां तो बोलते ही हैं, अपनी धरती को मां बोलते हैं। जो लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, वो अपनी जमीन को मां बोलते हैं। तो हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट को मां बोलते हैं, बिल्कुल मां से कंसिडर किया जाता है प्रकृति को। मदर नेचर फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, है ना। ए नंबर, यस। ये हो गया खत्म आपका। देखो ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई थी इसलिए मैंने करवा दिया कि आप लोग को रियली में अंदाजा नहीं होगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ पाई हूं, तो ये ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। ऐसे साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से भी रहेगा, आपके संस्कृत बोल रही इंग्लिश से भी रहेगा। सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी एलिमेंट्स है ना, वो ऐसे क्वेश्चन एक एक दो दो करके रहेंगे। और बाकी आपका अध्ययन से, यानी कि आपका जो है डिसिप्लिनरी जो है रहता है, उससे क्वेश्चन रहेगा, और एनसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, आपके करिकुलम से क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बाकी सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप है और ये पूरा आपको देगा। ज्यादातर इसमें आपको हेल्प जो है आपके पेडागोजी पेपर से होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस एंड मैथ्स वाले को जो है एसएसटी का आंसर नहीं देना पड़ेगा, देना ही होगा। अंडरस्टैंडिंग में पूछेगा तो देना होगा, और उसी तरह से एसएसटी वालों को साइंस एंड बाकी हिंदी का भी जो भी क्वेश्चन आएगा वो उनको देना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का क्वेश्चन एंड टॉपिक जो बताया जाएगा आपको, वो आपको करके जाना है। और अभी तक जितने टॉपिक्स बताए जा रहे हैं सभी टॉपिक मैच कर रहा है। बस 10 मिनट में हरिओम मिल जाएगा, 10 मिनट 5 to 10 मिनट्स में।